सो अब हम लोग सीखेंगे कि भाई आप लोगों के पास अगर एक आर्टिकल किसी बंदे ने आपको दिया है कि उसके ऊपर आप लिखना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर आर्टिकल किस तरह से आप लोग लिखोगे। मतलब ऐसे नहीं होता फ्रीलांसिंग के अंदर कि किसी बंदे ने आपको कोई एक टॉपिक बताया स्पेसिफिकली और आप लोगों ने रैंडमली जाकर उसके ऊपर जो है ना कोई काम वगैरह शुरू कर दिया। इट दिस इज सो नॉट द वे थिंग्स आर डन, क्योंकि ये कोई स्कूल का कोई वो तो है नहीं जिसमें आप लोगों को एक टॉपिक दिया और आप लोगों ने एग्जाम के लिए उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। बिकॉज वी विल बी राइटिंग नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट फॉर द सर्च इंजन्स एज वेल। सर्च इंजन क्या होता है भाई? अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि गूगल क्या है, तो मोस्ट ऑफ यू गाइस वुड से कि यार इट्स अ सर्च इंजन, राइट? बट दिस इज सो नॉट ट्रू। गूगल कोई सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक मार्केटिंग कंपनी है। और वो किस तरह से मार्केटिंग कंपनी है, आप लोग देखिए कि जब भी मैं गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड राइट एनीथिंग दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ टर्माइट्स, ठीक है? ये मैं गूगल में अगर यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू गेट रिड ऑफ टर्माइट्स, तो मुझे यहाँ पर एक ये आएगा, क्या कहते हैं, रिजल्ट मेरे सामने आएंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर गूगल इधर कोई ना कोई मुझे ना कोई एड्स वगैरह शो करे, यहाँ पर एड शो करे, नीचे एड शो करे, और कुछ एंड पर जाकर भी मुझे कोई एड्स वगैरह शो करे, हो सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसी कंपनीज होंगे जो टर्माइट किलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी, उनके एड जो है ना यहाँ पर गूगल लगा दिया करता है कभी कभी। और अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो ये खैर खुला नहीं, मैं इसको खोलता हूँ। मैं इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर अगर आया तो यहाँ पर गूगल ये करेगा कि इधर ये देखो, गूगल ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट उन लोगों की दे दी जो कि इस वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स को अपील कर सकती हैं कि वो उनसे कोई ना कोई चीज बाय करे। ठीक है? ये एड्स किस तरह से यहाँ पे शो होते हैं, इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि यहाँ पर मेरी जो कुकीज हैं, मतलब मेरी प्रीवियस ब्राउजिंग हिस्ट्री जो भी है, उस चीज की बेसिस पे मुझे यहाँ पर एड्स दिखते हैं। दूसरा ये होता है कि मैं जिस वेबसाइट पर हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मेरा रेगुलर इंटरेस्ट उसी वेबसाइट का है, तो वो एड्स उसी से रिलेटेड मुझे जो है ना वहां पर दिखते हैं। तो गूगल यहाँ पर रैंक उन लोगों का करता है जो कि गूगल के क्लाइंट्स को बेस्ट तरीके से सर्व कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? अगर आप गूगल के कंसर्न को मीट करोगे तो दिस गाय इज गोइंग टू रैंक यू, एल्स इट इज नेवर एवर गोइंग टू रैंक यू दैट वे। ठीक है जी? तो तरीका इसका ये है कि आप लोग एक तो ये समझने की कोशिश करो कि गूगल पे एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कोई चीज रैंक हुई है तो वो क्यों रैंक हुई है, उसकी को खास वजह है। आप लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप लोग चाहो तो इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा, मैं अभी ज्यादा निटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा टूल बताता हूं फ्रॉम द एसईओ पर्सपेक्टिव। ये सैमरश का टूल है आपके सामने। ठीक? अब आपको ये टूल इस्तेमाल करना आए ना आए डजेंट मैटर, बट आप लोग इसका एक कॉन्सेप्ट जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखना, तो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू राइट समथिंग लाइक हाउ टू अवॉइड किडनी, या मैं सिर्फ लिखता हूँ किडनी पेन, लिखता हूँ किडनी पेन, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब ये मुझे इससे रिलेटेड बहुत से आइडियाज यहाँ पर देगा कि यार किडनी पेन के ऊपर अगर तुम लिखोगे तो क्या तुम रैंक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसने मुझे कहा है कि यार 91% डिफिकल्टी है कि आप किडनी पेन के कीवर्ड के ऊपर लिखो और आप यहाँ पर रैंक कर सको। ठीक है? इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप यहाँ पर रैंक कर सको। ऑल दो इसको एक मंथ में सर्च करने वाले लोग 74,000 लोग हैं जो इसको एक मंथ में सर्च कर रहे हैं। ठीक है? बट डिस्पाइट दैट आप इसको अप्रोच नहीं कर सकते। 91% डिफिकल्टी का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो जो वेबसाइट्स यहाँ पर रैंक कर रही है ना, अब ये जिस तरह से आप ले देख रहे हो कि ये क्लेवल एंड क्लिनिक और किडनी फंड डॉट ऑर्ग, वेब एम डी, मायो क्लिनिक, हेल्थ लाइन और मायो क्लिनिक, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि पिछले 20-20 30-30 साल से शायद इसके ऊपर कंटेंट लिख रही हैं मेडिकल इश्यूज के ऊपर। तो इफ यू आर सम टॉम डिक एंड हैरी, अगर आज आप लोग शुरू करोगे किसी चीज के ऊपर लिखना,
तो गूगल इज नेवर एवर गोइंग टू रैंक यू गैस, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, एक चीज पर टॉपिकल अथॉरिटी आप लोग क्रिएट करोगे, तो फिर आप लोग किसी पॉइंट पे जाकर वो जो है उसको आप रैंक कर सकोगे। तो अगर आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा पहले यहाँ पर कोई ऐसा कीवर्ड आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिससे जिसके अंदर जो है ना वो डिफिकल्टी जो है आपकी कम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अब ये इसने कीवर्ड सजेशंस मुझे दिए हैं, तो मैं इन कीवर्ड सजेशंस के अंदर अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पर मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कीवर्ड जिसकी डिफिकल्टी कम से कम हो, ठीक है। यहाँ पे केडी का फिल्टर है, मैं इसको यहाँ पे मैं ये कर दूं ना, अगर कि मैं सिर्फ और सिर्फ इजी वाले कीवर्ड्स को यहाँ पे निकाल लूं, तो अब जाहिर है कि इजी वाला इसमें मुझे कोई भी, उसने कहा है कि भाई इजी वाला कोई भी नहीं है, चलो हम वेरी इजी में इसमें थोड़ा देख लेते हैं, इसमें भी कोई नहीं है, ठीक है। हमें एक मेजर टॉपिक लिखकर अब कह रहा, करीब तरीन ये है कि किडनी स्टेंट पेन रिलीफ के ऊपर लिखा जा सकता है, मगर उसको मंथ में सर्च करने वाले सिर्फ 50 लोग हैं, और उसके ऊपर भी 42 की जो है ना डिफिकल्टी, मेडिकल कंटेंट के ऊपर वैसे भी बहुत ज्यादा जो है ना डिफिकल्टी हुआ करती है, ठीक है। खैर ये तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गया। मैं आपको बता ये रहा था कि जब भी आपको कोई क्लाइंट देता है कीवर्ड, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, और आया कि आप क्लाइंट के लिए लिख रहे हो तो आप उसको गाइड कर सको कि यार इस पे तुम रैंक भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दैट इज एन इम्पोर्टेंट मैटर, ठीक। अब अगर मैं जाता हूं इधर इस पे, यहाँ पे हाउ टू गेट रिड ऑफ टर्माइट्स, ये देखो एग्जैक्टली exactly वही टाइटल है जो यहाँ पर ये आया है, ठीक है। या मैं इसको ऐसे सर्च करके आपके सामने दिखाऊं तो आप देखिए कि ये मेरे सामने इसको ये हाईलाइट कर रहा है, ये चीज इसके अंदर एग्जैक्टली जो है ना वही, हाउ टू गेट रिड ऑफ टर्माइट्स, हाउ टू गेट रिड ऑफ टर्माइट्स, एग्जैक्टली वही इनके जो है ना टाइटल्स यहाँ पर जो है वो यूज हुए हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो, ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है, वो कोई ऐसा उसमें मसला नहीं। मैं इसको जो है ना ये खोला हुआ मैंने, यहाँ पे आप देखो, अब ये जो टाइटल है ना, ये और ये वाली टेक्स्ट, दीज टू टेक्स्ट आर नॉट सेम, इनमें बहुत ही ज्यादा फर्क है। आपके नजदीक तो ये ठीक है यार, ये इसको सिर्फ बड़ा करके लिखा हुआ है, इसको छोटा करके लिखा हुआ है, यानी ऐसे चीज के, इसको अगर मैं इस कंटेंट को यहाँ पे बोल्ड करके बड़ा बड़ा कर दूं तो ये ऊपर वाले इस हेडलाइन की तरह हो जाता है, हो तो जाता है, मगर सर्च इंजन के लिए दो चीजें सेम नहीं है, ये दो चीजें सेम नहीं है। आपको जब भी कंटेंट लिखना होता है आपको बताना पड़ता है कि मेरे इस वेब पेज के ऊपर, मेरे इस आर्टिकल के ऊपर ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, उससे कम इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको वो चीजें बतानी पड़ती हैं। अब एक आर्टिकल के ऊपर 9 पॉइंट्स फॉर गेसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका टाइटल होता है, इसको वो कहता है हेडिंग 1 या H1, इस चीज को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसके अंदर सब हेडिंग्स जो आ जाती हैं, ये इसको हेडिंग 2 कहता है, ये हेडिंग 2 है। अब ये इस हेडिंग 2 के अंदर एक और सब हेडिंग आ गई, इसको हेडिंग 3 कहते हैं, ठीक है। ये H1 है, उसके अंदर H2 है, और उसके अंदर एक H3 हुआ करती है, ठीक। अब ये हम किस तरह से कर सकते हैं इस चीज को, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक आर्टिकल है, मैंने लिखा हुआ है किसी क्लाइंट के लिए, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ आपके लिए। तो इसको देखो, यहां पे जब मैंने क्लिक किया ऊपर, यहां पे आप देखिएगा कि आप लोगों को ये हेडिंग 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इसके लिए, ठीक। बट द मोमेंट आई विल बी क्लिकिंग ओवर हेयर, आप देखिए यहाँ पे हेडिंग 2 लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। फॉर दिस वन इट इज हेडिंग 2, आप यहाँ पर देखिएगा हेडिंग 1 या हेडिंग 2 चेंज होगा, इधर क्लिक करूंगा हेडिंग 1 है, इधर करूंगा हेडिंग 2 है। बट मैं जब यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा आएगा, ठीक है। ये जादू कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि मेरे पास ऑप्शन है ना इस चीज को, कि मैं किसी भी कंटेंट को पकड़ के, फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है, मैं इसको सिलेक्ट करके यहां से इसको कर सकता हूँ, हेडिंग 1 दे दूं, हेडिंग 2 दे दूं, हेडिंग 3 दे दूं, इस तरह से करके मैं, हेडिंग 4 भी हो सकती है, बट एसईओ एक्सपर्ट डू नॉट रिकमेंड दिस कि आप हेडिंग 4 तक जाएं। अब क्या एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल हेडिंग्स आ सकती हैं? यस आ सकती हैं, मगर हेडिंग 1 जो है आपका टाइटल, वो एक ही रहेगा, उसको आप लोगों ने बार बार उस तरह से चेंज नहीं करना, वो एक दफा जहां पे जिस तरह से आ गया वो आ गया,
ठीक है, हेडिंग 2 जितनी मर्जी हो सकती है, हेडिंग 3 जितनी मर्जी हो सकती है, डजेंट मैटर। यानी फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू हाउ, कि यहाँ पर ये मैंने हेडिंग 1 दिया इस तरह से, उसके बाद हेडिंग 2 आपकी आ गई। ठीक, लेट जस्ट गो टू नेक्स्ट पेज फॉर ईज। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये आ गई, हेडिंग 2 आ गई। तो इसके अंदर, हर इसके अंदर एक हेडिंग 3 हो सकती है, हेडिंग 3 आ सकती है इसके अंदर। ठीक है, और कितनी भी आ सकती है, ये भी कोई मसला नहीं, हेडिंग 3 आ गई। ठीक है, यही नहीं कि वहां पर ही उसके अंदर, इसके अंदर भी अब हेडिंग 3, डिफरेंट हेडिंग 3 आ सकती हैं। ठीक है, तो एक इसका जो स्ट्रक्चर है किसी भी आर्टिकल का, वो इस तरह से करके डिफाइन होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एक एक्सटेंशन बताता हूँ, आप क्रोम के अंदर अपनी डाउनलोड कर लो, किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे खोलो, ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है डिटेल्ड। ये देखो, ये आप नीचे आओगे, ये लिखा क्रिएटेड बाय डिटेल्ड, डिटेल आगे ईडी, डिटेल्ड। अब इसके अंदर ये आपको बहुत सारी बातें बता देता है एक आर्टिकल की कि इसके फीचर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, ये इसका टाइटल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन कौन सी है? ये मेटा डिस्क्रिप्शन वो है जो मोस्ट प्रोबेबली एक आर्टिकल यहाँ पे अगर आया है तो उसके बाद ये जो छोटी सी एक दो लाइन की डिस्क्रिप्शन होती है, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे होती है। मगर गूगल कहता है कि तुमने लिखनी जरूर है, मेरी मर्जी में तुम्हें प्रोवाइड, इसको उठाऊं ना उठाऊं, मैं चाहे इसको यहाँ पे उधर होम पेज पे शो कर दूं, या इस पूरे कंटेंट के अंदर से मुझे कोई लाइन एक स्पेसिफिक अच्छी लगे मैं उसको उठा के कर दूं, मगर तुमने लिखनी जरूर है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती कंटेंट राइटर की है, जब आप आर्टिकल प्रोवाइड करो अगले बंदे को, तो उसके अंदर ना सिर्फ ये कि हेडिंग 1 2 3 4 जितनी भी हेडिंग्स है उनको आप मेंशन करो, बल्कि साथ कोशिश करो 160 कैरेक्टर्स, इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 160 कैरेक्टर्स विद स्पेसेस, कि ये बी भी स्पेस है, ये इसके पीछे वाली भी स्पेस है, ये जो है बी ए के और आगे डॉट, ये 4 नहीं, ये 5 कैरेक्टर्स काउंट हो गए। तो 160 कैरेक्टर्स विद स्पेसेस आपने इसमें, इससे लंबी आप नहीं लिखें, ये भी उसको प्रोवाइड किया करो, उसके लिए फायदेमंद होता है। फिर उसके बाद ये आपका जो ये यूआरएल है, इसको कहते हैं परमालिंक। परमालिंक यानी परमानेंट लिंक, ये वही लिंक है जो यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज है। तो इसको छोड़ दो, कैनोनिकल टैग आपके लिए जो जानना जरूरी है, और वो ये है कि आपको वर्ड काउंट पता हो कि कितने वर्ड का कॉम्पिटिटर ने लिखा हुआ है। अगर आपका क्लाइंट आपको एक कीवर्ड बताता है, अब अपनी इंफॉर्मेशन का, अपना उसका रोब डालने के लिए आप सैमरश पे जाओ, सैमरश के ऊपर दिन के अंदर 15 सर्चेज जो हैं फ्री में आपको मिल जाती हैं, तो आपको इतना उस चीज़ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये टूल यार कोई बड़ा एक्सपेंसिव है और हमें मिलेगा नहीं। आपको लिमिटेड जो है ना वो कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम देखने की हद तक 15 सर्चेज आपको हर रोज, अगर आपने फ्री अकाउंट बनाया हुआ है तो वो आपको अलाउ कर देता है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से करके ना उसके अंदर देख सकते हो कि यार ये कीवर्ड रैंक होगा कि नहीं होगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं कितने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, आपको वहां से पता है, जरूर जरूर आपको उस चीज का चल जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर अब आप ये देखो कि ये जो लोग हैं इन्होंने कितना आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको कितना लिखना है, ये चीज अब आपको देखनी है। इस चीज के अंदर ये आप, एक और एक्सटेंशन है एसईओ क्वैक, एसईओ क्वैक, ये आप डाउनलोड करोगे, इसके अंदर आप एक्सटेंशंस में जाओगे, इजीली सारी मिल जाती हैं। इसको आप करोगे ना तो आपको हर एक का ना यहाँ पे आपको वर्ड काउंट, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर वर्ड काउंट नहीं आ रहा, वो एसईओ सर्फर की मेरे ख्याल में वो आप करोगे ना, उससे शायद आपको मेरे पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आप खोल खोल के भी देख सकते हो टॉप 10 जो रिजल्ट हैं डिटेल्ड से ही, कि उसके अंदर आपको वर्ड काउंट कितना आ रहा है। अब आपने एवरेज देख लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर एवरेज देखूं, ये तो ब्लॉग नहीं है, फॉर्ब्स की देखूं, इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया, आप सबके ऊपर जाकर डिटेल्ड में आप चेक कर लो कि यार कितना है। 2800 इसने लिखा है, इसने कितना लिखा है, ये तो वही वाला है 2100। ओके, एंड 2300, यस इट्स अ गुड आइडिया। उसके बाद इसको देख लिया 2400। तो आप ये देखो कि 2100 से लेकर 2500 के अराउंड मुझे जो है ना वर्ड काउंट रैंक कर रहा है। अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता गूगल से कि मैं 4000 वर्ड का कंटेंट लिखूंगा और वो मुझे रैंक कर देगा, ऐसे नहीं होगा, आप ये नहीं करोगे। आपको भी राउंड अबाउट एक रूल ऑफ थंब ये है कि जितना मैक्सिमम आप लोगों को वहां पे वर्ड काउंट मिले, उससे 100 200 कम या 50 60 कम, उससे थोड़ा सा नीचे करके आप वर्ड काउंट रख के ना आप अपना आर्टिकल उतना आप लोग लिख सकते हो। ठीक है,
अभी आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार एक टॉपिक मुझे जो दिया जाए उसके ऊपर, मुझे तो, मेरे पास तो इतना, मैं हरफोन मौला हूं नहीं, मैं कहाँ से उसके ऊपर लिखूंगा, मैंने तो ना इतनी किताबें पढ़ी है ना कुछ। ये बहुत सा एक जो है ना क्वेश्चन कई लोगों के माइंड में आता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग यार, कि even I am, despite the fact that I have wrote literally thousands of articles in my life, जब भी कोई टॉपिक दिया जाता है हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट वी हैव टू फाइंड द बेस्ट रिसोर्सेज ऑन द प्लैनेट, एंड देन इवेंचुअली वी कम अप विद अ फ्रेश आइडिया कि उसको हम कैसे करें। ठीक है, मैं इसके आपको दो देसी तरीके बताता हूँ क्या है। एक तो ये है यार कि अब ये मुझे, अगर ये टॉपिक मिला है ना, लेट्स से ये मुझे टॉपिक मिला है, इसके अंदर से मैं डिफरेंट चंक्स उठाने लग जाऊँ। मैं इसके अंदर से मुझे कुछ, कोई पार्ट मुझे पसंद आएगा मैं उसको उठा लूंगा, फिर किसी के अंदर मुझे कोई पार्ट पसंद आएगा मैं उसको उठा लूंगा, और फिर करते करते मैं अपना एक जो है ना वो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने देखा इसने लिखा व्हाट आर टर्माइट्स, टाइप्स ऑफ टर्माइट्स, ये इसने इसके अंदर लिखा। इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर टाइप्स ऑफ टर्माइट्स है? यस, इसने भी टाइप्स ऑफ टर्माइट्स लिखा है। हाउ टू आइडेंटिफाई टर्माइट्स इसने लिखा है, एक एक्स्ट्रा चीज। व्हाट आर फॉर्मोजन टर्माइट्स, क्या इसने लिखा है? फॉर्मोजन टर्माइट्स नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ओके। अब मैं आगे और देखता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ क्या टाइप्स ऑफ टर्माइट दोनों ने लिखा है। उसने फॉर्मोजन टर्माइट्स पे भी लिखा है, एड्रेसिंग टर्माइट्स इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन ये इसने किया हुआ है, हाउ टू गेट रिड ऑफ सबटेरेनियन टर्माइट्स जो भी हैं वगैरह, साइन ऑफ टर्माइट्स। अब कुछ चीजें हैं जो इसने ऐड की हैं, इसने मिस की हैं, इसने ऐड की हुई हैं मगर इसने मिस की हैं, और कुछ इसने ऐड की हैं और उसने मिस की हुई हैं। अब मैं इन सब चीजों को पकड़ूंगा और अपना एक ऐसा आर्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें हों जो कि मेरे टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स ने तो ऐड की ही हुई हैं, मगर उसके अलावा मैं अपनी भी कोई एक एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर ऐड करूं इंटरनेट पे अच्छी खासी रिसर्च करके। ठीक है। अब आप लोगों का बहुत बड़ा इशू आ जाता है इस चीज का कि यार मुझे तो समझ ही नहीं है, इंग्लिश की समझ नहीं है, मैं कैसे इसको जो है ना वो लिख सकता हूँ, तो ये तो इन्होंने लिख दिया, बट हमसे तो नहीं होता ये चीज। आप कुछ नहीं, ये देखो ये प्रैक्टिस से अब ये चीज आती है। कोई भी चीज आप यहाँ से पकड़ लो, मतलब मैं इसको पकड़ लेता हूँ, मैंने रैंडमली अब मैंने कुछ उठा लिया है। आई एम नॉट लाइक दिस कि मैं कोई पहले से मैंने सोच के कुछ रखा हुआ है। तो मैं कोई भी कंटेंट अगर मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ूंगा तो मैं उसको यहाँ पर लाके अपना इधर पेस्ट कर लूंगा, देन आई विल ट्राई टू read it, and then I will try to rewrite this as if it is a new content. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, a colony may remain concealed inside your home for a few years but eventually produces swarmers and adult termites that leave the nest to start a new colony। अब मैंने पढ़ा एक रन ऑन सेंटेंस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो कॉलोनी किस चीज की, कॉलोनी, द कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स, termites could last for several years within your house, within your house। ओके, मैंने भी ये लाइन लिख ली, बट इवेंचुअली प्रोड्यूसेस स्वॉर्मर्स एंड एडल्ट टर्माइट्स। ठीक है, अब मैं इसको कैसे इसके साथ भी जोड़ सकता हूँ, बट इट कैन क्रिएट स्वॉर्मर्स और एडल्ट टर्माइट्स। ठीक है, जो वर्ड्स रिजर्व्स हैं उन रिजर्व वर्ड्स को तो हम चेंज ही नहीं ना कर सकते। ठीक है, ये बात होगी। ओके, दैट लीव नेस्ट टू स्टार्ट अ न्यू colonies। ओके, which uh, which cause, which leave nest to start a new colony, which um, leave nest, क्या हम इसको क्या कहें, which that leave nest to start a new colony, which could leave fresh nests to initiate a new colony। ठीक है, अब दिस में नॉट बी द बेस्ट ऑफ सेंटेंस, मैं अभी बताते इसको कैसे करो। दिस इज व्हेन मोस्ट पीपल नोटिस देम, सेज ब्रेंसन। ओके, अकॉर्डिंग टू बेंसन, अब मैं इसको बिल्कुल उल्टा कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बेंसन दिस इज व्हेन मोस्ट पीपल नोटिस देम, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम when people come to know about their existence।
सेम बात है, मैंने उसको डिफरेंट से। स्वार्मर कैन अपीयर एनी टाइम फ्रॉम लेट विंटर टू फॉल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज एंड वेयर यू लिव। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेयर अ पर्सन लिव्स, ठीक है, द स्वार्मर्स could appear anytime from late winter to fall। अब इसके अंदर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये दोनों के दोनों कंटेंट जो हैं वो सेम है। एक मैं आप लोगों को टूल यहाँ पे जाते जाते मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अब एक छोटा सा टूल है जो कि डिफरेंसेस बताता है, डिफ चेकर इसको कहते हैं। अब ये मेरा एक कंटेंट था जो कि मैंने न्यू लिखा, और ये कंटेंट था जो कि मेरा ओल्ड था। इसके अंदर जो चीजें सेम होंगी ये वो मुझे बता देगा, ठीक है। ये देखो, इसने बताया कि यार सिर्फ और सिर्फ ये व्हाइट वाला एरिया जो है ना ये आपके सेम रह गया, बाकी आपने 100% इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से करके कंटेंट को जो है वो फ्रेश करते जाना है, ठीक। कभी आपको क्या 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 वेज हो सकते हैं, देखो आप ब्रेक वन सेंटेंस इनटू टू, ठीक है, और कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन, ठीक, ओके। उसके बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस। आगे वाली पहले, अब आगे वाली बात पहले हो सकती है तो पहले करो, बाद वाली बात आगे हो सकती है तो ठहर के कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं। एड एड योर ओन सेंटेंसेस बिटवीन टू मैटर्स कह लें आप, आर्ग्यूमेंट्स कह लें, ठीक है, सेंटेंसेस कह लें, उनके दरमियान अपना कोई छेड़खानी डालो। दूसरा, कन्वर्ट डायरेक्ट फॉर्म सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट, ये कर दो। और यूज साइनोनिम्स, ये चीज करो। ये काम करने से आप लोग बहुत आसानी से किसी भी कंटेंट का प्लेजरिज्म रिमूव कर लेते हो। जितने भी दुनिया ने कंटेंट लिखा हुआ है वो किसी ना किसी इसी फॉर्म को इस्तेमाल करके उन लोगों ने किया हुआ है। अगर आप ये सोचते हो कॉपी पेस्ट करके आप कुछ कर सकते हो तो दैट इज नॉट, लिटरली नॉट गुड स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब आपको अगर समझ ना आए, लेट्स सी, आप लोग ऐसे करते हो कि यहाँ से आपने ये कंटेंट उठाया और आप चैट जीपीटी पे आए, और आप, मैं चलो फॉर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि मेरे पास रिजल्ट बेटर है और बड़ी कमांड को कर सके। मैं ऐसे कहूँ, यार प्लीज टेक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड प्लीज डू नॉट राइट अनलेस आई से सो, ठीक हो गया। ये मैंने किया और मैं यहाँ पर ये कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया। कौन सा था, ये वाला था। मैं इसको भी उठाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे, इस कंटेंट को भी मैं उठाता हूँ और यहाँ पर मैं आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एंड पे लिख लेता हूँ, प्लीज ओनली एक्नॉलेज एंड एंड डाइजेस्ट एंड डू नॉट राइट एनीथिंग, डाइजेस्ट द अबव कंटेंट। आपने इसको ऐसे कह दिया, ये लो, इसने मुझे जो है ना अब ये सिर्फ एक्नॉलेज करेगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। लो देखो, उसने सिर्फ कहा अंडरस्टूड, वरना आप इसको ऐसे दो तो ये फौरन खुद से लिखना शुरू कर देता। अब आपने इससे काम करवाना है तो आप इसको कहो, प्लीज हेल्प मी राइट एन आउटलाइन बेस्ड ऑन द अबव कंटेंट अबाउट किलिंग एंड मैनेजिंग द इशू ऑफ टर्माइट्स, ठीक। आप इसको ये कह दो, ठीक है, टू मेक अ blog post of around 500 words, let's say I'll be ठीक है। अब ये मुझे आउटलाइन इस तरह से करके ये पहले लिख, अगर आप इसको सीधा सीधा टॉपिक बताकर कहो ना कि लिख दो तो इट वुड नॉट बी हेल्पिंग यू गाइस द वे इट शुड, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और इससे हो सकती है, बट यू सी समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट द वे यू थॉट दे वुड। अब इसने मुझे एक आउटलाइन पहले लिख कर दिया। अब मैं इसको, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको कहूँ, यार भाईजान इस पूरी की पूरी जो है ना आउटलाइन पे मुझे अब तुम कोई आर्टिकल लिख दो। बट आप ये भी कह सकते हो कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पे लिख दो,
इस पार्ट पे लिख दो, इस पार्ट पे लिख दो। आप इस तरह से लिख लिख कर इससे लिखवाओ और फिर उस कंटेंट को रिफ्रेश करो। यानी क्या मैं इसको, प्लीज नाउ अडॉप्टिंग adopting a professional tone, please write an article on this। आप इसको इस तरह से कहो कि अभी आपको आर्टिकल एक लिख कर देगा। रिमेंबर, चैट जीपीटी की जो पर्सनल कैपेसिटी है इस वक्त वो 600 से 700 वर्ड्स की है। आप इसको 1000 वर्ड का भी आर्टिकल कहोगे तो इवन चैट जीपीटी 4 भी इतनी इफेक्टिवली इस काम को ऐसे नहीं करता। ठीक है, तो आपको यू हैव टू बी वेरी मच प्रोफेशनल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। अभी इसके अंदर एआई होगा, इसके अंदर एआई होगा। आप अब इसके अंदर से एआई रिमूव करने के लिए पेड टूल्स भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरी आप यूट्यूब की बाकी वीडियोस आप देखो तो उसके अंदर आपको इस तरह की वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर एआई कंटेंट को रिमूव करने वाला भी जो है वो स्टफ होता है। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको पकड़ के यार मैं एक नए आर्टिकल पे इसको ले जाता हूँ। ठीक है, एंड देन आई विल जस्ट सिंपली स्टार्ट री राइटिंग दिस एंटायर कॉन्टेंट इन टू माई वर्ड्स। ठीक है, आई विल सिंपली री राइट दैट कॉन्टेंट इन टू माई वर्ड्स। एंड वंस आई एम डन विद दिस, वंस आई एम डन विद दिस, तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इस आर्टिकल को पकड़ूंगा और मैं इसको एक दफा फिर चैट जीपीटी में डालकर कहूंगा कि यार इसके अंदर से ना मैं इसको प्रॉम्प्ट एक सिंपल खुद से लिख लेना प्रॉम्प्ट। मैं इसको सिंपल प्रॉम्प्ट इस तरह से दूंगा कि यार इसके अंदर अगर कोई माइनर ग्रामेटिकल एरर्स हैं, दिस सिंपली रिमूव दैट एंड डू नॉट राइट एनीथिंग योरसेल्फ, जस्ट सिंपली correct the sentence structure and remove if there are any grammatical bugs into this content। तो उसको जज जो है ना सिंपली ये रिमूव करके आपको दे देगा। आपको इंशाल्लाह उस तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इतना इस हद तक आप इसको चैट जीपीटी को यूज करो। बट रादर देन दिस के अब आप खुद से आर्टिकल का स्ट्रक्चर बनाओ, इसके अंदर सारा का सारा कंटेंट पहले फेंको, फिर इसको कहो कि अब मुझे आउटलाइन बना दे। उसके बाद आप इसको कहोगे मुझे आर्टिकल लिख दो, फिर उस आर्टिकल को आप अपने तौर पे फ्रेश कर लो। ठीक है, अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि अब अगर आप कहते हो कि इसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है अराउंड द कीवर्ड हाउ टू गेट रिड ऑफ टर्माइट्स, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। देखो, टर्माइट से गेट रिड ऑफ करने के लिए इसको जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है ना, उसके लिए मैं आपको चंद रूल्स बता देता हूँ। वो ये है रूल्स कि कीवर्ड जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है, टारगेटेड कीवर्ड वो कहां कहां पे आना चाहिए। वंस इन H1, ठीक है, और वंस इन H2, ठीक है। उसके बाद इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स लगा लो। मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है ना आपका, मतलब जहां पे जो H1 के बाद जो आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, उस फर्स्ट 100 वर्ड के अंदर इसको एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप वर्डप्रेस के यूजर हैं तो इमेजेस के ऑल टेक्स्ट के अंदर आना चाहिए, इन द ऑल टेक्स्ट ऑफ इमेजेस। वर्डप्रेस यूज करो तो पता चलेगा, मेरी वर्डप्रेस की वीडियो आप चेक करना यूट्यूब पे। अच्छा, आपको पता चलेगा ऑल टेक्स्ट क्या होता है। ओके, इसके अलावा आपका ये कोशिश करो कंक्लूजन में भी एक दफा आपका ये आए। कंक्लूजन लिख लो, टेक अवेज लिख लो। ठीक है, आप इसको बॉटम लाइन लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा यही होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर हेडिंग्स आती हैं, हेडिंग 1 2 3 4 5, और आखिरी हेडिंग हमेशा इंटरनेट पर कंक्लूजन होती है। इसको आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, कंक्लूजन कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, आप कुछ भी इस तरह से करके कर सकते हो। मिनिमम ये है जो आपने करना है। आपको इसके अंदर कीवर्ड फ्रीक्वेंसी जो आपकी है ना, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपको वर्डप्रेस भी बता देता है, ऑनलाइन बहुत से टूल्स भी बता देता है। इट शुड not be more than not be more than 1%, 1%, or maximum 1.25%, डिपेंडिंग ऑन दिस कि आपने कितना कंटेंट लिख दिया। ठीक है, 4000 वर्ड का कंटेंट लिख दिया, उसके अंदर 1%, 2%, 1.5 आ जाए, कोई मसला नहीं। ये नहीं आप कर सकते, ये वो दौर नहीं है जिसके अंदर आप कीवर्ड स्टफिंग करते रहो करते रहो करते रहो कंटेंट के अंदर, और आप लोग ये एक्सपेक्ट करें कि मेरा जो है वो आर्टिकल बहुत जबरदस्त ऑप्टिमाइज हो गया, अब गूगल इसको पकड़ के वो ऊपर ले आएगा। ऐसा नहीं है। नाउ दिस लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल, हाउ डज इट अंडरस्टैंड्स ऑल दिस, उस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हैं गूगल का एक बार्ड है और चैट जीपीटी एक डिफरेंट है, दोनों लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल को समझते हैं। उसका मतलब ये है
कि अब गूगल इस टर्माइट के वर्ड को नहीं पकड़ता। यानी वो ये नहीं कहते कि यार मैं इंटरनेट पे सिर्फ वो चीज पकड़ूं जिसके अंदर ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, ये चीज नहीं। अब गूगल एआई सिस्टम टर्माइट्स के मतलब को भी समझते हैं कि टर्माइट का मतलब दीमक है। मैं इसको सर्च करूं तो मुझे वो बातें सारी लेकर आनी जिसके अंदर दीमक हो। अब गूगल इस चीज की सेंस को समझ रहा है कि यार टर्माइट का मतलब, ऑफ्टन का मतलब, ऑफन ऑफन जो भी इसको पढ़े, ऑफन का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब समझ रहा है गूगल। वो इस पूरे सेंटेंस के अंदर समझता है कि यार इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर वर्ड कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं। यानी क्या है टर्माइट, उसको पता चलेगा पावर वर्ड। कॉल्ड द साइलेंट डिस्ट्रॉयर, साइलेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, डिस्ट्रॉयर इंपॉर्टेंट। उसके बाद कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये उसके बाद कम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके। पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट, थ्रेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये इनकी इंटेंसिटीज को समझता है। वो ये अपने एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर से देखकर समझता है कि यार कौन सा वर्ड को कितनी वेटेज देनी है, उस हिसाब से कंटेंट जो है ना, ये लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल जो हैं वो क्रिएट किया करते हैं। ठीक है, अब गूगल भी इस चीज को इस तरह से समझता है। तो आप महज एआई कंटेंट लिखकर आप कभी भी गूगल को अब इस वक्त जो है ना आप वो कर नहीं सकते, आप उसको टोपी नहीं पहना सकते। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर आप पर आवर में अगर आप काम कर रहे हो, फिर तो आप बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं कर सकते जब आपको वो सर्वेलेंस आपके ऊपर हो कि वो आपकी जो है ना देख रहा होता है कि आप किस तरह से लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। ठीक। सेकेंडली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैं रीडेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज की फोकस करता हूँ। वो ये कि रीडेबिलिटी के अंदर आप की चार पांच चीजें जो मैं अपवर्क की, फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कहता हूँ कि आपको उस चीज का गौर करना चाहिए कि पैराग्राफ जो है ना वो 2 to 3 लाइंस मैक्स। ठीक है, 3 लाइन भी, कभी कभी 2 लाइन से ज्यादा का जो है ना नहीं करना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स आप इसके अंदर डालो। ठीक है, टेबल जितने हो सकते हैं डालो। इन द शॉर्ट वर्ड्स एक्सपैंड द स्ट्रक्चर जी। जितना आपने अच्छा स्ट्रक्चर उसके अंदर डाला, उतना ही गूगल खुश होगा, उतना ही आपका क्लाइंट खुश होगा। ये सारा कंटेंट है, इस कंटेंट का अगर आप पकोड़ा बनाकर गूगल को प्रेजेंट कर दोगे ना, यानी फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे करोगे, ये आप यही कंटेंट है, इसको आप प्रेजेंट कर देते हो इस फॉर्म के अंदर ऐसे ऐसे, तो ना तो आपका क्लाइंट आपके इस कंटेंट को पसंद करेगा, ना वो वेबसाइट पे इस कंटेंट को ऐसे देखेगा, तो वो उसकी तरफ कभी भी आएगा, वो आते ही चला जाएगा और उसकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कंटेंट राइटिंग इज, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग के परस्पेक्टिव से बात करूं, कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, और अगर कीवर्ड नहीं भी पता तो आप लोग रीडेबिलिटी का और इन H1 H2 H3 हेडर्स का और बाकी इन सब एस्पेक्ट का, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखो। इन चीज़ों का ख्याल रखोगे देन योर कंटेंट विल बी वेरी मच ऑप्टिमाइज्ड। तो यही बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कंटेंट राइट।